हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले लेक्चर में जो रेस्पिरेशन का हमने ग्लाइकोलिसिस को पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब देखिए ऐसे ही क्रेब्स साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है इसके लिए, क्योंकि यहाँ से ही हमें मेन एटीपी मिलेंगे जो कि आगे जाकर हमें ईटीएस साइकिल में मिलेंगे। तो क्रेब्स साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा हमें एटीपी मिलते हैं। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी हर एक स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में जब टूटता है तो इससे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्लियर? और ये हम देख चुके थे कि पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और यानी कि सबसे बिल्कुल बेसिक चीज़ समझिए कि मेटाबॉलिज्म तीन चीज़ों का होता है मेनली। एक आपके कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो ग्लाइकोलिस यानी कि ग्लूकोज। एक प्रोटीन का होता है और एक फैट का होता है। क्लियर? तो देखिए ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये टूटता है तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और जो पायरुविक एसिड है ये भी ब्रेकडाउन, ये 3 कार्बन कंपाउंड होती है, ये 6 कार्बन कंपाउंड होती है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और हमने ये भी देख लिया था कि इससे हमें नेट गेन ऑफ टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन 8 एटीपी का होता है अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो, और जो अनएरोबिक करता है उसे 2 एटीपी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक, ये पहली चीज नोट कर लेना है। तो देखिए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूटी, अब ये पायरुविक एसिड जो आगे जाती है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। आपको ये समझना है कि जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है और जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि बीच के कार्बन कहाँ गायब हो गए? तो यहाँ पर 2CO2 निकलती है। अच्छे से याद रख लेना, 2CO2 यहाँ पर निकल जाती है, जिससे कि जो 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम को बना लेते हैं और 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं और यहाँ से हमें 2 NADH2 भी मिलते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान देना है कि जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के समय, तो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होते वक्त 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें हमें 2 NADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 NADH2 जो है हमें पता है, एक NADH2 मॉलिक्यूल जो होता है इसमें 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 6 ATP मिलेंगे। क्लियर? ये हमें बाद में मिलेंगे, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं मिल रही है, हमें ETS में मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इतनी चीज याद रखनी है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को देखोगे तो प्रोटीन में क्या होगा आपको पता है, अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन के अंदर वो ही उससे ही मिलकर प्रोटीन बनता है। तो जो एलेनिन और ये अमीनो एसिड होगी वो डायरेक्टली पायरुविक एसिड के मेटाबॉलिज्म में शामिल हो जाती है। बट कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन हुई, ये अमीनो एसिड डायरेक्टली किससे, एसिटाइल कोएंजाइम में आकर पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही फैक्ट का आपको याद रखना है कि फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो फैट होती है उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में आकर शामिल होता है। ये अच्छे से याद रख लेना है सारी चीज़ें, ये नीट के अंदर कंटिन्यूसली पूछे जाती है, तो आपको ध्यान देना है। एक फ्लो चार्ट दे रखा है रेस्पिरेशन चैप्टर में 11th में, नीट में वो आपको ध्यान देना है। NCERT का 11th चैप्टर जो 11th बायो जो है उसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में एक फ्लो चार्ट दे रखा है इस टाइप का।
थोड़ा क्रेब्स साइकिल को उसमें दिखाया नहीं गया सही से, बट आपको ध्यान देना है उस फ्लो चार्ट में, उसमें डायरेक्टली प्रोटीन, फैट और मेटा ग्लूकोज को बताया गया। क्लियर। अब देखिए अगली चीज, अब हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की। क्लियर। ये हमने मेटाबॉलिज्म देखा, मेनली क्रेब्स साइकिल पे आते हैं। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जब एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, जब एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ऑक्जेलो एसीटेट, यानी कि हम कह सकते हैं एस्पार्टिक एसिड भी, क्योंकि यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो ऑक्जेलो एसीटेट जब एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर एंजाइम कौन होता है? सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज, वन ऑफ द पॉपुलर एंजाइम। क्लियर। जिसे हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एटीपी के लिए फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम होता है, सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर। तो इसको याद रखना है आपको। ये कहां पर पाया जाता है? ऑक्सिसोम के अंदर, हमें पता है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, वाटर को भी ऐड करते हैं, तो हमारी सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहां पर सिट्रिक एसिड के बाद में यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है एकोनिटेज। यहां पर एंजाइम कौन होता है? एकोनिटेज, जिससे वाटर, यहां से सिट्रिक एसिड से वाटर बाहर निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और फाइनली सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। ये आपको याद रखना है। और यहां पर भी एकोनिटेज एंजाइम ही होगा, तो सिस एकोनिटिक एसिड से क्या बनेगा आपका? सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर NADH2 का, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अच्छे से याद रखना है चीजें, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपको पता है जहां पर भी वाटर रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम बात करें हाइड्रोजन की, है ना, हाइड्रोजन जहां पर भी रिलीज होता है वहां पर हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर। ये ध्यान देना आपको। अब आइसोसिट्रिक एसिड जो है, आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है? यहां पर देखिए, यहां पे आइसोसिट्रिक एसिड से हमारा बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो, ये यहां पर NADH2 रिलीज होता है, ये ध्यान देना है, यहां पर नहीं होता। तो देखिए आप, सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर रिलीज हुआ, उससे आइसोसिट्रिक एसिड बनी है, और आइसोसिट्रिक एसिड के बाद बन रहा है आपका ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और यहां पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। ये ध्यान देना है आपको। और ये इन सब एंजाइम के लिए जो एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है वो मेनली मैंगनीज आयन करता है। क्लियर। ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए, तो यहां पर हमें NADH2 मिल चुका है, ठीक। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से एक CO2 निकलेगा, यानी कि कार्बन कम हुआ, इसमें 6 कार्बन थे, ये सब 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे मेनली। तो इन 6 कार्बन से आपके क्या निकलेगा? एक CO2 निकलेगा, यानी कि अब बाकी आगे बनने वाला कार्बन कितने का होगा? 5 कार्बन कंपाउंड होगा। तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर। ये चीज ध्यान देना है आपको, ठीक। और ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड फिर बाद में ग्लूटामिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ग्लूटामिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आप याद रख लेना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखिए, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो होगा वो आगे जाके 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम बनाएगा, और यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर एक NADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर दोनों चीज एक साथ हो रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डी हाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। और एंजाइम कौन होता है? कीटोग्लूट्रेट एंजाइम आपका जो होता है, जो कीटोग्लूट्रेट डी हाइड्रोजनेज हम कहते हैं इसको,
ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन रही है और सक्सिनिक एसिड के यहीं से आपका निकल रहा है जीटीपी। ये जीटीपी भी एटीपी के ही बराबर होता है। एटीपी को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ऐसे जीटीपी को हम ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस का यहाँ पर डिफरेंस होता है। फ्यूमरिक एसिड जो है, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड ही होंगे। ठीक, अब देखिए आगे, मैलिक एसिड जो होगी वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होगा और ये देखिए एस्पार्टिक एसिड बन रही है। इस तरह से एस्पार्टिक एसिड भी रिलीज हो जाती है इससे, और फिर फाइनली इस तरह से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें मिला क्या है, इस के अंदर 3 NADH2 मिले हैं, 3 NADH2 मिले प्लस 1 GTP मिला है प्लस 1 FADH2 मिला है। बट ये रिएक्शन हमें कितनी बार चलानी पड़ेगी, 2 बार रिएक्शन हमारी चलेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 NADH2 प्लस 2 GTP प्लस 2 FADH2, ये हो जाएगा। आपको पता 6 NADH2 से कितने, 1 से 3 मिलते, तो 6 से 18, 2 GTP मतलब 2 ATP और 2 FADH2 यानी कि 4, 1 से 4 मिलता है, 1 से 2 मिलता है, यानी कि 2 से क्या मिलेगा 4। तो आपके कितने हो गए टोटल 24 ATP हमें केवल कहाँ से मिल गए हैं, 24 ATP केवल क्रेब साइकिल से मिल गए और 6 ATP हमें यहाँ से मिले थे पायरुविक एसिड में जब एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हुआ था। तो 24 प्लस 6 यानी कि 30 ATP, 30 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड से लेकर तो पूरी क्रेब साइकिल के अंदर 30 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और 8 ATP हमें कहाँ से मिल जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, यानी कि इस तरह से 30 ATP का टोटल फॉर्मेशन होता है। पर यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होता है ये इसके बाद में होता है, जो ETS साइकिल चलती है उसमें होता है। क्लियर? तो उसको भी हम ETS साइकिल को भी नेक्स्ट उसमें देखेंगे लेक्चर में, उसको भी डिटेल में हम देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहले क्रेब साइकिल को हम क्या कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है इसको। और ये ध्यान देना है कि ये केवल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो केवल उसके अंदर ही ये TCA साइकिल प्रेजेंट होगी या फिर क्रेब साइकिल प्रेजेंट होगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले में नहीं होगी, ये ध्यान देना है। ठीक? और यहाँ पर CO2 निकल रहे हैं बार बार, देखो एक जगह यहाँ पे निकला है, एक जगह यहाँ पर निकला है, तो CO2 यहाँ से यहाँ तक 2 बार निकला है और साइकिल चलती है कितनी बार, 2 बार। तो 2 यानी कि 4 बार CO2 निकला है। अगर हम ये वाला CO2 भी गिन लेते पायरुविक एसिड वाले को तो टोटल 6 CO2 निकलते हैं, यानी कि पायरुविक एसिड से लेकर पूरी की पूरी इसमें 6 CO2 निकलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। 6 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये ध्यान देना है आपको। क्लियर? और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूसली। ठीक? और क्रेब नाम क्यों रखा, क्योंकि क्रेब साइंटिस्ट ने, हंस क्रेब जिनका नाम था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर? तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है अच्छे से। और ध्यान, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट करना है कि जो पहली चीज़ तो ये आप ध्यान दें कि क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ये है कि सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं क्रेब साइकिल के, वो सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं, केवल 2 एंजाइम को छोड़कर। और यही क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। एक तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये, और एक होता है अल्फा कीटोग्लूटरेज सिंथेटेज जिसे हम कहते हैं।
ये दो एंजाइम केवल और केवल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। बाकी सारे के सारे क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नोट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से बॉक्स में लिख लेना है चीज, क्योंकि यही कंटिन्यूसली पूछी जाती है। क्लियर? तो हमने इस तरह से मेटाबॉलिज्म को अच्छे से देखा। क्रेब साइकिल आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर? तो ये चीज आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और किस तरह से वहां पर NADH2 से ATP बनते हैं, किस तरह से GTP से ATP बनते हैं, किस तरह से FADH2 से ATP बनते हैं। यानी कि फाइनल वहां का वर्क होता है ATP का ही फॉर्मेशन करना। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक? तो ओके, थैंक यू। अभी इतना ही आज के लिए। मैं 2500 तक करा दूंगा आपको।